साजिद और सारा की दोस्ती बचपन की थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। सारा एक मेहनतकश किसान की बेटी थी, जबकि साजिद खुशहाल खानदान का चश्मो चिराग था। उसके वालिद की मुलाजमत शहर में थी। इन लोगों का रख रखाव भी शहर वालों जैसा ही था, लेकिन सारा को शहरी और देहाती का फर्क ही मालूम न था। वो बस इतना जानती थी कि सब इंसान एक जैसे होते हैं, रहन सहन के मुख्तलिफ होने से क्या होता है। साजिद के वालिदैन शहर में रिहाइश पजीर थे, लेकिन वो अपने बूढ़े दादा की वजह से गांव में ही रहता था। उसको दादा से प्यार था, और गांव में रहने की एक वजह और भी थी। दादा ने उसकी बहनों को भी शहर ना जाने दिया था, जिसके साथ उनका बचपन बीता था। जब तक साजिद और सारा बचपन की हदूद में थे, उन पर भी कोई रोक टोक न थी। वो आपस में खेलते, खेतों में घूमते फिरते, गन्ने तोड़ते और नहर पर मछलियां पकड़ने जाते थे। ताहम जब साजिद 13 साल और सारा 11वीं बरस में आ गई, तो बड़ों ने समझाया कि अब तुम लोगों का आपस में मेल जोल ठीक नहीं, लिहाजा सारा सिर्फ हम जोलियों से और साजिद अपने उम्र के लड़कों के साथ मेल जोल रखेगा। ये पाबंदी अगरचे दोनों को शाक गुजरी, लेकिन वो थे तो इसी समाज की परवरदा जहाँ रीत रवाज की पाबंदी की जाती थी। लिहाजा उन्होंने अपने बड़ों की बातों को जहन नशीन कर लिया और खुले बंदों एक साथ खेतों को जाना और घूमना फिरना तर्क कर दिया। सारा के चारों भाई जवान थे। उसकी हमजोलियां खेतों में साग तोड़ने और अपने जानवरों के लिए चारा काटने जाती, लेकिन वो नहीं जाती थी, क्योंकि उस काम के लिए उसके भाई मौजूद थे। वो अब साजिद से भी शाजो नादिर ही मिलती थी, ताहम दिलों में बचपन की उनसियत तो मौजूद थी। नजदीक ही लड़कों का एक स्कूल था, सामने मैदान था जिसका एक हिस्सा सारा के घर के मुकाबिल था। जब छुट्टी होती, साजिद और दीगर लड़के मिलकर मैदान में खेलते। सारा अपने घर की दीवार से उनको ग्राउंड में खेलता हुआ देखती रहती। एक दिन सब लड़के खेल रहे थे कि साजिद गिर पड़ा। उसको चोट लग गई। सारा अपनी दीवार से ये मंजर देख रही थी। वो दौड़ती हुई आई और उसने साजिद को सहारा दिया। दोस्त के साथ मिलकर उसके सर का जख्म साफ किया और पट्टी बांधी। वो तकलीफ के बायस उठ नहीं सकता था। तभी सारा घर गई और माँ को अहवाल बताकर अपने साथ ले आई, जिसने साजिद को सहारा देकर उठाया और उसे घर ले आई। जब वो कुछ ठीक हुआ तो घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता, वो अपने बचपन के साथी से उसके जख्म के ठीक होने के बारे में पूछती। बरसों से पड़ोसी होने के नाते दोनों घरानों की औरतों और मर्दों का आपस में मेल जोल रहता था। सारा अक्सर साजिद के घर उसकी बहनों के पास जा बैठती और बातें करती। साजिद की एक बहन बहुत अच्छी कढ़ाई जानती थी। यूं सारा को उनके घर ज्यादा देर तक रुकने का बहाना मिल गया। वो अब कढ़ाई सीखने को उनके घर आने लगी, लेकिन हकीकत में वो अपने बचपन के साथी के दीदार के लिए यहाँ आती थी। इन्हीं दिनों गांव में बिजली आ गई। साजिद के दादा ने टीवी खरीद लिया। अब तो गांव की और भी लड़कियां टीवी देखने को उनके घर आने लगी। सारा को भी ड्रामे देखने को मन करता और ड्रामे के वक्त साजिद भी घर में होता, मगर वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। बड़ों की इस नसीहत पर उनके सामने कार बंद रहते कि अब बड़े हो गए हैं तो ज्यादा मेल जोल ठीक नहीं। दरअसल दोनों ही अपने घर वालों को शिकायत का मौका देना ना चाहते थे। ये खुशियों भरा रोशन दिन था। साजिद के चचा सऊदी अरेबिया से वापस आ रहे थे। घर के सभी लोग काम में मसरूफ थे। लड़कियां किचन में खाना पका रही थी, जबकि दादा और चचा बाहर किसी काम से गए हुए थे। वो कमरे में टीवी देख रहा था कि सारा आ गई। उसने साजिद को कमरे में अकेला बैठे देखा तो वापस जाने लगी। तभी वो कहने लगा, सारा क्यों वापस जा रही हो? देखो तो इतना अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ है, आओ बैठो टीवी देखो। वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ था। वो बैठकर टीवी देखने लगी। सोचा कि अभी तो कोई यहाँ नहीं है, थोड़ा सा देख लूं, चली जाऊंगी। वो शो देखने में इतनी महव हो गई कि उसे अपने भाई कासिम से डर लग रहा था। दरअसल सबसे बड़े भाई से उसको ज्यादा डर लगता था, क्योंकि कासिम ही उसको किसी के घर जा बैठने से मना किया करता था। उस रोज वो देर तक बैठी टीवी देखती रही, यहाँ तक कि दादी उसको लेने आ गई। दादी को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। क्यों आई हो दादी? ये जुमला उसके मुंह से बेसाख्तगी में निकल गया। तुमको लेने आई हूँ? तुम यहाँ बैठी टीवी देख रही हो? कुछ भाइयों की भी फिक्र है? दादी शो बहुत अच्छा है, आओ तुम भी देखो। उसका बाजू पकड़कर अपने साथ बिठाने लगी। इतने में साजिद की दादी आ गई। कहने लगी, हाँ बहन, बच्ची सही कह रही है, प्रोग्राम तो बहुत शानदार है, जरा देर को उसे देख लेने दिया करो, बच्ची ही तो है। दोनों खातीन बातें करने लगी। उनकी बाहें तमाम ना हुई और प्रोग्राम खत्म हो गया। दादी पोती घर चली आई। दरवाजे पर उसकी चच्ची मिल गई। बोली, सारा तुम अब तक घर नहीं गई?
वो सहन में पहुंची। उसका बड़ा भाई कमरे से निकला, पूछने लगा कि ये कहाँ गई थी और इतनी देर से कहाँ से आ रही है। ये मेरे साथ मेरे घर गई थी और अब मैं उसको छोड़ने खुद आ गई हूँ। चच्ची ने पर्दा रख लिया तो बात बन गई। आज चच्ची साथ ना देती तो यकीनन भाई उसको मारता। सारा ने सोचा और वो दिल ही दिल में चच्ची की शुक्रगुजार हो गई। जब तक साजिद ने मैट्रिक ना किया, सारा रोज ही इसको अपने घर की दीवार से देखती थी और कभी दोनों बात भी कर लेते थे। मैट्रिक के इम्तिहानात खत्म हो गए तो साजिद ने स्कूल जाना छोड़ दिया, मगर वो रोज शाम को ग्राउंड में आकर खेलता था। एक दिन वो खेलने आया तो मैदान खाली पड़ा था। वो लड़कों के इंतजार में दरख्त के साए में बैठकर अपनी ही धुन में सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज सुनकर सारा के कान खड़े हो गए और वो दीवार के पास जाकर झांकने लगी। साजिद बोर तो हो ही रहा था, उसे झांकते पाया तो उठकर दीवार के पास चला आया और बातें करने लगा। पूछा कि काफी दिनों से टीवी देखने क्यों नहीं आती हो? अब तो ड्रामा भी बहुत अच्छा चल रहा है। भाइयों के डर से नहीं आती, वो मना करते हैं। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि उसके भाई ने बाहर से आते हुए उसको साजिद के साथ बात करते देख लिया। बड़े भाइयों से तो बहन की शिकायत ना लगाई, माँ को जाकर बता दिया कि तुम अपनी लड़की को समझ लो, ये दीवार से झांक कर साजिद से बातें करती है। इस पर माँ बोली, बेटा ये अपने पड़ोस के लड़के हैं और हमेशा से मैदान में क्रिकेट खेलने आते हैं। जब थक जाते हैं तो मुझसे पानी मांग लेते हैं, तब सारा पानी का जग भर कर उनको दीवार से पकड़ा देती है। इसमें ऐसी कोई बात बुरी नहीं है। ठीक है, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन दीवार से उधर खड़े रहकर हमारी बहन से बात करने का क्या मतलब? जब वो घर के अंदर पानी पीने आते हैं और उनको घर में आने से मना करती हूँ तो बाहर खड़े रहकर ही पानी लेंगे ना। और जब उनकी गेंद उछल कर हमारे सहन में आती है तो वो गेंद भी लेने आते हैं। सारा इस वजह से दीवार के पास गई थी। माँ ने बेटे से बहाना कर दिया, मगर अब बेटी के पीछे पड़ गई। कहा कि खबरदार, जो तुमने अब कभी दीवार से सर निकाल कर किसी से बात की, अगर कभी तेरे बड़े भाइयों ने देख लिया तो याद रख के अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वाक़े के बाद से सारा बहुत एहतियात बरतने लगी थी। अब उसका जी घबराता तो दीवार के अंदर झांकने की बजाय अपनी सहेली सोनी के घर चली जाती। सोनी का घर उसके खेतों के पार नदी की तरफ था। सारा के तमाम भाई दिन भर अपने खेतों में काम करते थे। ऐसे में वो माँ को बताकर सोनी के घर चली जाती। इत्तेफाक के साजिद के एक दोस्त शानी के घर भी उसी जानिब था। साजिद भी अक्सर अपने इस दोस्त के घर चला जाता। इत्तेफाकन रास्ते में साजिद से मुठभेड़ हो जाती। सोनी ऐसे वक्त ढाल बन जाती और इन दोनों को बातें करने का मौका दे देती। एक बार सोनी की माँ ने भी सारा और साजिद को खेतों में बातें करते देख लिया। सोनी को उसने बहुत डांटा कि ये लड़की इतनी दूर से तुम्हारे घर तुमसे मिलने आती है या इस छोकरे से? मैं इसकी दादी से जाकर शिकायत करूंगी। तभी वो लड़ने घर पहुंची और दादी से कहा कि अपने पोते को संभालो, उसको मना करो कि वो मिट्ठू किसान की लड़की से रास्ते में बातें ना किया करे। अगर किसान के बेटों ने देख लिया तो वो तुम्हारे पोते की हड्डियों का सुरमा बना देंगे। साजिद की दादी ने इस सारे मामले से अपने शौहर को आगाह कर दिया, क्योंकि बात मर्दों से छुपाई जाए तो आगे मजीद खराबी का बायस बनती है। इब्तदाई मरहले में मर्द बात को संभाल लेते हैं। दादा ने सोचा कि मैट्रिक का इम्तिहान तो दे चुका है, अब साजिद को उसके वालिद के पास शहर भिजवा देना चाहिए ताकि बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। दादा ने ऐसा ही किया। पोते को कॉलेज पढ़ने के बहाने शहर भिजवाने की बात कर दी। साजिद शहर जाना ना चाहता था। उसने लाख कहा कि वो गांव में ही रहकर पढ़ेगा। बुजुर्ग ने एक ना सुनी। तब साजिद ने सोचा जाने से पहले सारा से मिलकर उसको बता दे कि किस वजह से दादा उसको देश निकाल देने पर मसर है। बहरहाल वो ना मिल सका और बेचारा साजिद शहर चला गया। वहां उसका बिल्कुल भी दिल ना लगा। रिजल्ट आया, वो पास हो गया, लिहाजा बाप ने उसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। वो कॉलेज जाता मगर बेदिली से। 2 माह बाद कुछ दिनों के लिए छुट्टियां हो गईं। वो बहुत खुश था कि छुट्टियों में गांव जा रहा था। उधर सारा भी उसको याद करती थी, लेकिन मिलने से मजबूर थी। साजिद आया तो सीधा शानी के पास गया। कहने लगा कि यार, मेरा दिल शहर में नहीं लगता, क्या करूं? मुझे शहर पसंद नहीं, अपने गांव की जिंदगी बहुत अच्छी है। गांव पसंद है या मिट्ठू किसान की लड़की? यार, गांव भी पसंद है और मिट्ठू की लड़की भी, लेकिन इस बार तो इससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मिले बगैर जाना पड़ गया था। ये कौन सी मुश्किल बात है? सारा रोजाना मेरी खाला के घर सोनी से मिलने आती है। अब आएगी तो तुमको बता दूंगा, तुम यहाँ आकर मिल लेना। तो आज शाम उसको बुलवा दे। मैं उसके लिए शहर से ड्राइंग कॉपी और कलर पेंसिल्स लाया हूँ। शहर का तोहफा उसको दूंगा, क्या याद करेगी? ठीक है, मैं आज सोनी को कह देता हूँ, वो उसको घर से बुला लाएगी। जब वो ये बात कर रहे थे, खेतों में सरसराहट हुई।
ساجد نے غور کیا تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ کوئی نزدیک ہی کھیت میں موجود تھا جو ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر اس شخص کو دیکھنا چاہا مگر شانی نے منع کر دیا، کہنے لگا تو اپنے کام سے کام رکھ اور مزید اس معاملے میں مت الجھ۔ کاپی پینسل سونی کو دے دے، وہ اس کو پہنچا دے گی۔ دیہات کی لڑکیاں رنگین پینسلوں پر مرتی ہیں اور میرے پاس یہ ایک ہی سیٹ ہے، سونی کو دیا تو وہی رکھ لے گی، میں اپنے ہاتھ سے سارا کو دوں گا۔ اچھا تیری مرضی، میں سونی کو کہہ دیتا ہوں، وہ میرا پیغام سارا تک پہنچا دے گی۔ پیغام تو اس تک پہنچ گیا، اب تو اس کو ادھر آنے سے روکنا تھا۔ وہ کیوں؟ تو نے کھیت میں سرسراہٹ نہیں سنی؟ اور یہ کھیت کا آخری کنارہ مٹھو چاچا کی ملکیت ہے، یقیناً ان کا کوئی بیٹا ادھر ہے۔ اس نے اگر ہماری باتیں سن لی تو یقیناً وہ یہاں آ کر تاک لگائیں گے۔ آج سارا کو روکنا ہوگا، وہ ہرگز ادھر کو نہ آئے۔ اچھا میں سونی سے کہہ دیتا ہوں۔ ساجد گھر گیا تو اس کے دادا کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ بولے بیٹا میں اکیلے سفر نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ شہر چل، 2-4 دن میں لوٹ آئیں گے۔ یوں ساجد اپنے دادا کے ساتھ شہر چلا گیا، اس یقین کے ساتھ کہ سونی اپنی سہیلی کے گھر جا کر اس کو منع کر دے گی کہ وہ آج شام کو کھیتوں میں نہ جائے۔ یہ سردیوں کے دن تھے، سونی کے گھر مہمان آ گئے اور سارا کے گھر اس کو آگاہ کرنے نہ جا سکی۔ اس نے سوچا کہ شانی خود اس معاملے کا دھیان کرے گا۔ ادھر اکبر خان کا ایک اہم کیس لگا ہوا تھا جس میں شانی نے لازمی گواہی دینی تھی۔ اس نے اکبر کو کہلوا دیا کہ وہ نہیں آ سکے گا، کیس کی پیشی لے لیں۔ اکبر خان خود اس کے پاس آ گیا، کہا کہ گواہی کی یہ اہم پیشی ہے، ابھی وکیل کے پاس چلو۔ چلو میں گھنٹہ بھر میں تم کو واپس لے آؤں گا۔ دوستی سے مجبور ہو کر وہ خان کے ساتھ چلا گیا، لیکن واپسی میں دیر ہو گئی۔ وہ سارا کو منع کرنے نہ جا سکا۔ اب ایک ہی حل تھا کہ وہ خود اس جگہ بیٹھ جائے جہاں سارا نے ساجد سے ملنے آنا تھا۔ شانی وہاں جا کر بیٹھ گیا اور سارا کا انتظار کرنے لگا۔ شام سے رات ہو گئی، تبھی وہ آتی دکھائی دی۔ جو ہی شانی کے قریب پہنچی، اس کے بھائیوں نے جو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ ناکام کیوں کر ہوتا؟ 3 بھائی تاک میں بیٹھے تھے اور 3 کلہاڑیاں چلی تھی۔ سارا کے ساتھ شانی بے قصور صرف لڑکی کو بچانے اور ساجد کا پیغام اسے دینے کی وجہ سے مارا گیا۔ اے کاش وہ ساجد کی جگہ وہاں نہ بیٹھتا، بے شک سارا کو پیغام نہ ملتا، بے شک وہ اکیلی آتی تو شاید اس کے بھائی اسے اکیلا بیٹھے دیکھ کر نہ مارتے، یا پھر جان سے مارنے کی بجائے ویسے ہی مارتے ہوئے گھر لے جاتے۔ مگر اب تو شانی پہلے سے موجود تھا اور سارا کا آنا یہی یقین دلاتا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر والوں سے چھپ کر شانی سے ملنے آ گئی ہے۔ ساجد تو بچ گیا کہ خدا کو اس کا بچانا مقصود تھا، لیکن دوست کی جگہ وہ قربان ہو گیا، حالانکہ وہ تو سارا کو بہن جیسی جانتا تھا، تبھی تو اس کی جان بچانا چاہتا تھا۔ مگر جو جان لینے کے ارادے سے نکلے تھے انہوں نے دریغ نہ کیا۔ اس پورے قصے میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ قتل ہو جانے والے قصوروار تھے یا انہوں نے کوئی بڑا جرم کیا تھا، لیکن دیہات میں لوگ ذرا سا شک پر بھی جان کے در پہ ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب معاملہ بہن یا بیٹی کا ہو۔